SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में वनराज के शब्द अनुज को गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि उसके लिए सब कुछ अनुचित लगता है। जब देविका चर्चा करने आती है तो अनुज खाली कांच की बोतलों के एक कार्टून को नष्ट कर देता है। देविका अनुज से कहती है कि जिसकी उसे जरूरत थी वह चला गया और जिसे उसने छोड़ा वह उसे चाहता है। देविका ने अनुज को यह कहते हुए सुना, अनुपमा ने वनराज को छोड़ दिया। अनुज देविका को बताता है कि वह वनराज की तस्वीरों और अनुपमा के बच्चों के साथ नाचने की वीडियो पर भरोसा करता है, उसके शब्दों पर नहीं। अनुज का दावा है कि अनुपमा सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती है क्योंकि उसने कभी उनकी बेटी की मदद नहीं की। देविका का कहना है कि माताएं अपने बच्चों के लिए अपना दर्द छिपा सकती हैं। अनुज का कहना है कि अनुपमा तब भी खड़ी रही जब अनु ने उनसे लिया और उससे माया को रोकने नहीं दिया। अनुपमा की खुशी अनुज की घर लौटने से रोकती है। देविका अनुज से पूछती है कि क्या वह चाहता है, क्योंकि उसने कांता अनुपमा से वादा किया था खुशी से रहते हैं और अब अपने जीवन से नाखुश है। बरखा देविका को फोन करती है जो अनुज को कॉल ट्रांसफर करती है। बरखा अनुज से पूछती है कि क्या वह अपने लिए कोई कपड़े या सामान चाहता है और अनुपमा के कमरे में मौजूद चीजों के बारे में बात करता है। बरखा अनुज और अनुपमा की अलमारी की जांच करती है और अंकुश को बताती है वह इससे कल करेगी। अनुपमा ने शुरू करने का वादा किया जब कांता और भावेश ने उसे डांस अकेडमी बेचने के लिए फटकार लगाई। अनुपमा ने कांता को अपने पोस्टर के साथ एक डांस अकेडमी बनाने की सलाह दी। पोस्टर आंगन की सजावट को पूरा करता है। कांता अनुपमा और भावेश को उसके अधिकार की याद दिलाते हैं। अगले दिन अनुपमा डांस एरिया के ऊपर बिस्तर छोड़ने के लिए भावेश को डांटती है। भावेश और कांता अनुपमा को फर्श का पैटर्न दिखाने के लिए बिस्तर बदलते हैं। अनुपमा नटराज की दीवार कला पर विस्मय में झुक जाती है। पाखी परिवार को बताती है कि डिंपल ने अनुपमा की डांस एकेडमी चुरा ली। हसमुख और लीला खबर से चकित है और विवरण के लिए पाखी तोशु और किंजल से पूछते हैं। इमली में धैर्य ने चीनी को इमली से मिलने और आज देर से घर लौटने के लिए कहा। रुद्र ने अथर्व की उदासी को महसूस किया और इमली की मासूमियत और उसका आर्टिकल प्रकाशित नहीं होने के बारे में एक अच्छी बातचीत की। रुद्र ने अथर्व को अपने जीवन के बारे में बताया और उसे रात के खाने के लिए इनवाइट किया। देविका मुस्कुराती है। देविका रुद्र को बताती है कि उसने दवा मंगवाना भूल गई है, इसलिए वह अथर्व से इमली को बुलाने के लिए कहती है। अथर्व पर्सनली दवा चाहता है लेकिन रुद्र से इमली से बुलाने के लिए कहता है। शांति से स्थिति पर चर्चा करनी थी क्योंकि अथर्व उससे बहुत प्यार करता है। इमली रुद्र की दवाएं पहुंचाती है। वह रुकती है और कॉल के बाद चीनी की दवा लेती है। तीसरे खंड में चीनी गिर जाती है और इमली की कार के सामने एक भिखारी की तरह मदद करती है। समय के साथ वह डिलीवरी बॉय को दवा राना के आवास पर लाने के आदेश देती है। डिलीवरी बॉय धैर्य को खुद भेष बदलता है ताकि इमली उस पर शक न करे। इमली जाने के बाद वह प्रयासों को विफल करने का वादा करता है। धैर्य अपना चेहरा छुपाता है और अथर्व को दवा देता है, जबकि इमली फोन करती है और कहती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने में देर हो गई है। जबकि इमली कमरे में अपना काम खत्म करती है। अथर्व अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगता है। इमली उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। केया और आकाश दोनों के आने पर गुस्से में है। देविका रुद्र की दवा लाती है क्योंकि इमली और अथर्व उतरते हैं। चीनी और धैर्य हवेली के बाहर हैं। यह पसंद करते हैं कैसे धैर्य के ड्रग्स को संशोधित किया और रुद्र को दंडित करने और इमली पर आरोप लगाने का इरादा किया है। फालतू में सिड तनीषा के तलाक के पेपर्स दाखिल करने के लिए अपने वकील पर दबाव डालता है। सिड पता सुधार के लिए तलाक के कागजात की समीक्षा करने के लिए उसके वकील के पास जाता है। तनीषा को संदिग्ध बनाता है। फालतू के होटल के कमरे में कुछ लोगों से खाना मिलता है। फालतू उसे अपने खाने पर आश्चर्य करने के बाद सभी को परोसने के लिए कहती है। वह लाजवंती को बहुत देर तक घूरते हुए कर्मचारियों को पकड़ लेती है जो पीछे मुड़कर देखता है। फालतू लाजवंती से पूछती है कि क्या वह उस आदमी को जानती है, लेकिन वह रात के खाने के लिए जल्दी आती है।
गोवर्धन, कुमकुम और किंशुक कल की कॉल में खुद को बिजी रखते हैं। अयान परिवार के साथ आता है। अयान जनार्दन को गले लगाता है और कहता है कि उसने उसे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा दिया है। सेठ ने कहा कि घोषणा जनता के लिए उसके लचीलेपन को दिखाती है। तनिषा प्रकट होती है और उसे उसका अनुसरण करने के लिए कहती है। वह उसे एक रणनीति विशेषज्ञ होने के लिए ताना मारती है। तनिषा के तलाक के कागजात सवालों से सेठ थोड़ा परेशान है। वह उसे मना लेती है और पूछती है कि क्यों। तनिषा ने बेवजह उससे पूछा, उसे तलाक को संभाल लेने और अगले दिन के लिए तैयार रहने के लिए। सेठ तनिषा को जाते हुए देखता है और सोचता है कि आगे क्या सरप्राइज होगा। अंगूरी प्रताप के प्रयासों के बावजूद होटल में अधिक खाती है। फालतू ने धीरे से अगले दिन समारोह के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि मित्तल परिवार फेमस है। चरण सिंह उसे दिलासा देता है कि इसे याद रखने का वादा करता है। फालतू के माता पिता उसे सराहना और देखभाल करने के लिए कहते हैं। अयान और उसका परिवार चरण सिंह अगले दिन महंगी साड़ी और गहनों में अपनी बेटी की प्रशंसा करता है। फालतू उसे अपने हिस्से को रोकने के लिए कहती है। जब चरण सिंह उसे चेन देता है तो फालतू भावुक हो जाती है। उसकी माँ का कहना है कि चेन उसके लिए डिजाइन की गई थी और शादी के लिए बनाई गई थी। फालतू चेन पहनती है और पूछती है कि वह कैसी दिखती है। चरण सिंह फालतू की तारीफ करता है। फालतू सावधान रहती है क्योंकि पर्यावरण हल्का हो गया है। ये है चाहते में आलिया ने मानसी से कहा कि वह नयनतारा को चोट पहुंचाने और जाने में उसकी मदद करेगी। मानसी अपनी दुर्दशा के लिए भगवान को दोषी मानती है। उसे याद है कि आलिया ने उसे बताया कि नयनतारा के पिता 10 साल बाद लौट रहे हैं, मानसी की मां के लिए जा रहे हैं। जब सम्राट अपने कमरे में प्रवेश करता है तो नयनतारा अपनी अलमारी की सफाई करते हुए आश्चर्यचकित हो जाती है। नयनतारा का दावा है कि वह अपने पिता के कमरे में जा रही है क्योंकि वह घर पर है। सम्राट ने अफसोस जताया कि उसने सोचा कि नयनतारा मानसी और अख्तर के बारे में झूठ बोलने के बाद से अपने कमरे में कभी नहीं लौटेगी। लेकिन नयनतारा कहती है कि वह समझती है। वह उठता है और उसे धन्यवाद देता है। सम्राट कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर उसे एक दोस्त के रूप में प्यार करता हूँ। उसे भ्रमित करता है। नयनतारा उसे बताती है कि शानी और मोहित हमेशा उसे बताते हैं कि उसके और सम्राट के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वह कहती है कि वे केवल दोस्त हैं। सम्राट अपनी दोस्ती स्थिति रखता है। मानसी को पता चलता है कि नयनतारा के पुराने घर में कार दुर्घटना में गोविंद की मृत्यु हो गई थी। मानसी सवाल करती है कि मौत की फ्रेमिंग की जांच करती है। नयनतारा के रोने पर आलिया और मोहित ने सम्राट को दिलासा दिया। थाने को कार दुर्घटना की फाइल मिलने के बाद मानसी मुस्कुराती है। में किसी के प्यार में सई ने सभी को गले लगाया और उसे मनाने की कोशिश की। सई बताती है कि वे जब चाहे यहाँ आ सकते हैं और वीनू दादा भी जब चाहे उनके पुराने घर में उनसे मिलने आ सकते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव सभी के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाता है, क्योंकि वह केवल चौहान हाउस में रहना चाहती है। इस बीच विराट अपनी कार में है और सोचता है कि कैसे सई ने उसे एक साथ नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने का प्रस्ताव दिया तो उसने उसे कैसे मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद से कहता है कि वह एक बार फिर से सई को नहीं खो सकता। दूसरी ओर जब विनू सई में कमरे में प्रवेश करते हैं तो वो बैग पैक करते चौंक जाता है। वह अपने कदमों में रुक जाता है और सभी से सवाल करता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। सभी उसे बताती है कि वह अपने पुराने घर जा रही है, क्योंकि वीनू चौंक जाता है और सई से नहीं जाने के लिए कहता है। रिश्ता क्या कहलाता है में सभी महिलाएं प्रार्थना करती है और मूर्तियों का विसर्जन करती हैं। मुस्कान कायरव के पास जाती है और कहती है कि वह अबीर को नहीं ढूंढ पा रही है। कायरव ने मुस्कान को फिर से दुर्व्यवहार करने के लिए डांटा और सुझाव दिया कि वह रूही के साथ विसर्जन के लिए गया था। डॉक्टर संदीप घाट पर अक्षरा और अभिनव से मिलते हैं और उन्हें अभिमन्यु और आरोही से मिलवाने के लिए उत्सुक है। डॉक्टर संदीप आरोही और अभिमन्यु का अभिवादन करता है, उन्हें चमत्कारी बेबी के माता पिता
अनुराग कहता है। अभिमन्यु उसे नाम याद करने के लिए कहता है, लेकिन वह और आरोही उन्हें भीड़ में नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर संदीप के नोटिस करने से पहले ही रूही गिर जाती है, जिससे अभिमन्यु और आरोही का ध्यान बढ़ जाता है। डॉक्टर संदीप ने अभिनव और अक्षरा को आरोही और अभिमन्यु से मिलवाया। अक्षरा डॉक्टर संदीप से अभिमन्यु और आरोही को उनके बारे में नहीं बताने का अनुरोध करती है, क्योंकि वो परिवार हैं। डॉक्टर संदीप मान जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि अक्षरा अभिनव से पूछती है कि उनकी लगातार जांच क्यों की जाती है। अभीर और रूही ने कायरव के लिए अपनी नाव नदी में डाल दी। अभिमन्यु कायरव को रोकता है और अभि को दिलासा देता है और कायरव को चुपचाप चीजों को समझाने की सलाह देता है और अभि को बिना किसी को बताए घर छोड़ने की चेतावनी देता है। अभिमन्यु फिर से कभी ऐसा न करने का प्रॉमिस करता है।